नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। अमरजीत भगत, ये नाम छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझने वाले अच्छी तरह से समझते हैं कि किस तरह से भूपेश बघेल ने इन्हें सबसे आखिरी में मंत्री बनाकर टी.एस. सिंहदेव बाबा को किनारे लगाने की कैसी कोशिश की थी। और अब यही अमरजीत भगत चाहते हैं कि टी.एस. सिंहदेव पूरी तरह से सरगुजा और छत्तीसगढ़ की राजनीति से बाहर हो जाए। इसलिए अब ये खुलकर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सरगुजा से राज्यसभा का एक सांसद बनाया जाए। उनका इशारा साफ तौर पर टी.एस. सिंहदेव से था। वो ये समझाने की भी कोशिश कर रहे थे सरगुजा की 14 विधानसभा सीटों में एक भी कांग्रेस की सीट नहीं है, इसलिए आने वाली 14 मार्च को जो राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस को मिलने वाली है वो सरगुजा से ही दी जाए। मुख्यमंत्री सरगुजा संभाग से आते हैं और वहां पर बीजेपी बढ़त में है। कांग्रेस इस समय 0 सीट पे है, एक भी सीट नहीं है उस संभाग में। यहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और सरगुजा और बस्तर जिधर सपोर्ट करता है उसका सरकार बनता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक एक राज्यसभा की सीटें मिलने वाली है। 2 सीटों के लिए जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस से टी.एस. सिंहदेव के अलावा कुछ आदिवासी चेहरों की चर्चा हो रही है। वैसे ऐसी चर्चाएं राजनीति में खूब होती रहती है। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति में टी.एस. सिंहदेव को असंतुष्ट करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये भी समझाने की कोशिश अमरजीत भगत कर रहे थे। वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यदि तैयारी करनी है तो पहले टी.एस. सिंहदेव को संतुष्ट किया जाए। यदि वो सांसद बन गए तो निश्चित रूप से सरगुजा में कांग्रेस की राजनीति के लिए अमरजीत भगत का रास्ता साफ होगा। वैसे अमरजीत भगत के कंधे पर हमेशा भूपेश बघेल का हाथ रहता है, तभी तो अमरजीत भगत चुनाव लड़ने के पहले भाजपा के एक सैनिक प्रत्याशी राम कुमार टोप्पो के बारे में कह रहे थे। एक सैनिक का उनकी सीतापुर सीट में क्या काम, सैनिक का काम तो बॉर्डर में होता है, लेकिन उसी सैनिक ने उसी सीतापुर में अमरजीत भगत को पटकनी दे दी। वैसे अमरजीत भगत इससे पहले भी ओवर कॉन्फिडेंस में भूपेश बघेल का साथ मिलने के बाद बहुत कुछ कह चुके थे। वो तारीख थी 15 मार्च 2023 को, जब भारतीय जनता पार्टी ने पीएम आवास के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव किया था। और उस घेराव के बाद जब पत्रकारों ने इन्हीं अमरजीत भगत से पूछा था, भाजपा के कुछ नेता दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं बनेगी तो बाल मुड़वा लेंगे। इस पर अमरजीत भगत ने कहा था, यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार इस बार यानी 2023 के चुनाव में नहीं बनी तो मूंछ मुड़वा लेंगे। अगर अगली सरकार हमारी नहीं बनेगी तो मैं मूंछ मुड़वा दूंगा। लेकिन अमरजीत भगत आज की तारीख में भी मूंछ तो क्या, मूंछ का एक बाल भी उन्होंने नहीं मुड़वाया। शायद ऐसे ही नेताओं के कारण आम जनता का राजनीति से और राजनेताओं से विश्वास उठता है। खैर, अब हम अमरजीत भगत से आगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक सीट से कौन कौन राज्यसभा जाना चाहता है और रेस में किस तरह से बने हुए हैं, इसे भी थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो राजनीतिक गलियारों में भूपेश बघेल का नाम चल रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल को पार्टी आला कमान यानी और गांधी परिवार में भी राहुल गांधी, जो आज की तारीख में कांग्रेस के सुप्रीमो बने हुए हैं, वो चाहते हैं कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की राजनीति से बाहर आए। तभी उन्हें राष्ट्रीय महासचिव फरवरी 2025 में बनाया गया, पंजाब का प्रभारी बनाया गया। लेकिन भूपेश बघेल का मन छत्तीसगढ़ की राजनीति में लगा हुआ है। भले ही तमाम घपले घोटालों के वो आरोपी हो, और ऐसे आरोपों के कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अनुकूल स्थिति स्वाभाविक रूप से बनती है। पार्टी आलाकमान भी ये बात अच्छे से जानता है और खुद भूपेश बघेल भी जानते हैं। लेकिन भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ से अपना मोह नहीं छोड़ना चाहते। भले ही शराब घोटाले में उनका इकलौता बेटा 6 महीने से ज्यादा जेल हो आया, खुद भूपेश बघेल महादेव सट्टा वाले मामले में नामजद आरोपी हैं। ऐसे ही गाय से लेकर गोबर और राम से लेकर रामायण, तमाम विषयों में भूपेश बघेल उनकी सरकार का नाम घपले घोटालों के कारण आया। यही कारण है कि हमने भूपेश बघेल के कुछ करीबी लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि भूपेश बघेल खुद राज्यसभा नहीं जाना चाहते, लेकिन राजनीति में
कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही दूसरा नाम टी.एस. सिंहदेव का है, जिनके बारे में मैंने पहले चर्चा की। पुराने डिप्टी सीएम है, साफ सुथरा चेहरा है और सरगुजा में कांग्रेस की राजनीति का ये पर्याय माने जाते हैं। इन दोनों के अलावा कांग्रेस के दो आदिवासी चेहरों पर भी चर्चा होगी, जिसमें एक नाम दीपक बैज, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से मोदी लहर में भी वो बस्तर से सांसद चुनकर आए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दी गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बस्तर की राजनीति का पर्याय माने जाते हैं और मौजूदा हालात में इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये भूपेश बघेल के विरोधी खेमे के माने जाते हैं। इन्हें चरणदास महंत का सहयोग और समर्थन प्राप्त है, जबकि राज्यसभा जाने वालों की रेस में एक और आदिवासी चेहरे के रूप में मोहन मरकाम भी बने हुए हैं। दीपक बैज के पहले यही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये टी.एस. सिंहदेव खेमे के माने जाते थे, लेकिन भूपेश बघेल ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मोहन मरकाम को हटवाकर दीपक बैज को अध्यक्ष बनाया था। मोहन मरकाम बस्तर की राजनीति का एक जाना पहचाना चेहरा है। आदिवासी राजनीति में खासा प्रभाव रखते हैं। कोंडा गांव से विधायक रह चुके हैं। वैसे तो 16 मार्च को राज्यसभा की कुल 37 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की ये 2 सीटें कई मायने में बेहद खास है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक सीट मिलेगी ही। यहाँ भाजपा की लाइन एकदम क्लियर है, स्थानीय व्यक्ति को ही मौका देने का भाजपा ने मन बनाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भीतरी और बाहरी के मुद्दे पर जिस तरह से लगातार कांग्रेस को घेरती रही, वहाँ भूपेश बघेल वाली कांग्रेस साफ तौर पर बैकफुट पर नजर आती रही। क्योंकि मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में जो 5 राज्यसभा की सीटें हैं, उनमें से जो 4 सीटें कांग्रेस के पास है, उन 4 में से 2 सीटें भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन को दे दी गई। ये दोनों ही उम्मीदवार छत्तीसगढ़ के बाहर के बताए जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर अभी भी दबाव है, बस्तर या सरगुजा से ही राज्यसभा की एक सीट तय करवा ली जाए। मौजूदा समय में जो कांग्रेस के पास 35 विधायक हैं, जबकि राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ के हालातों के हिसाब से 31 विधायकों की आवश्यकता है। इसलिए फिलहाल तो कांग्रेस और भाजपा अपने एक उम्मीदवारों को तय करवा लेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की ये एक सीट भी कांग्रेस के लिए काफी मायने रखती है, क्योंकि कांग्रेस के पास कुल जमा इस वक्त राज्यसभा की 27 ही सांसद हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास इसके तिगुने से भी ज्यादा राज्यसभा के सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा समय में 103 राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस के पास 27। बाकी तीसरे नंबर पर टीएमसी, इसके पास 12, आम आदमी पार्टी के पास 10, डीएमके के पास 10, बीजेडी के पास 10 और ऐसे ही अन्य दलों के पास आप देख सकते हैं। एक पूरी सूची आपकी स्क्रीन में दिख होगी। राज्यसभा की 245 सीटों के लिए बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में अभी भी बहुमत नहीं है, जबकि कांग्रेस के पास कुल जमा 27 राज्यसभा सांसद हैं। इसलिए कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के लिए एक सीट काफी मायने रखती है। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, लगातार देखा गया है कि चौंकाने वाले नामों को आगे रखा जाता है। रायगढ़ क्षेत्र से जब 2024 में देवेंद्र प्रताप सिंह को राज्यसभा भेजा गया था, वो नाम भी काफी चौंकाने वाला था, जबकि इससे पहले कांग्रेस ने राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन को भेजा था। फिलहाल फूलोदेवी नेताम और केटीएस तुलसी का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ के विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जबकि 26 फरवरी से राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तारीख 5 मार्च से पहले यानी अंतिम तारीख तक भी प्रत्याशी दिए जा सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस एक राज्यसभा सांसद के लिए जिस तरह का मंथन चिंतन के अलावा अंदर खाने जो संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, वो कांग्रेस के लिए इसलिए भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि किसी भी खेमे का कोई राज्यसभा सांसद बना दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से उस खेमे को ये समझा दिया जाएगा कि जो अगला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उनके गुट से या उनके खेमे से नहीं बनेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अमरजीत भगत ने जो बयान दिया था, भले ही इशारे में बोला था, लेकिन उनका इशारा एकदम साफ था। वो सरगुजा से किसे राज्यसभा भिजवाना चाहते हैं। कांग्रेस की ऐसी ही खुली गुटबाजी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है। वैसे मौजूदा हालात में सरकार के परफॉर्मेंस से भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा कांग्रेस ने गुटबाजी के कारण अपना जो नुकसान किया है उसका फायदा साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वैसे मौजूदा हालात में छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी लगातार हो रही है कि आखिर भूपेश बघेल को कौन बचा रहा है।
कौन अभयदान दे रहा है, जब इतने सारे घपले घोटालों के आरोप रहे और भूपेश बघेल एक बार नहीं बल्कि दो बार एफआईआर में नामजद आरोपी बनाए गए हैं। पहले ईओडब्ल्यू ने बनाया, उसके बाद महादेव सट्टा वाले मामले में दिसंबर 2024 में सीबीआई ने भी उन्हें आरोपी बना दिया। और भूपेश बघेल के अपने ही सचिव, यानी जो भूपेश बघेल की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे, टामन सिंह सोनवानी जो बाद में सीजीपीएससी के चेयरमैन बनाए गए, और सौम्या चौरसिया, ये दोनों ही फिलहाल जेल में हैं। तो भूपेश बघेल जेल क्यों नहीं जा रहे, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, ये प्रश्न इतने बार उठाए जा चुके हैं, लेकिन जब इसका कोई सीधा उत्तर नहीं मिल रहा है तो लोग अब ये कहने लगे हैं राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति की ऐसी नूरा कुश्ती को समझने के बाद आम आदमी थोड़ा परहेज करता राजनीति में आने पर, लेकिन हम बार बार लोगों से आग्रह करते हैं अच्छे लोग राजनीति में आइए, राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। होता यह है कि अच्छे लोग संकोची होते हैं, थोड़ा दूर हो जाते हैं गंदगी देखकर, और बुरे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो बच जाते हैं। इससे पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। देश और समाज के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में और सिस्टम में आना चाहिए। इसी आग्रह के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। प्यार दीजिए, प्यार बांटिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।